हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। बच्चों, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को यूपीपी में मैथ का पूरा सिलेबस आप लोगों को समझाया था। उस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो आप लोगों को बताया था और हमने बताया था कि मैं आप लोगों को इस मैथ को पूरे 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। अब इस 3 पार्ट में जो पहला पार्ट था संख्या पद्धति में काफ़ी चीज़ें थी। अब संख्या पद्धति में आपको पढ़ना क्या-क्या है उसके बारे में देखते हैं और उसका पहला टॉपिक हम खत्म करते हैं। अब आप लोगों का एक काम ये रहेगा कि आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिए। जो भी छोटी से छोटी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता है, उनका नोट्स बना लिए और उनको अच्छे से तैयार करते रहिएगा, ठीक है? और जो भी चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आती हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसका वीडियो अलग से मैं बना के डाल दिया करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं संख्या पद्धति में हमें पढ़ना क्या-क्या है। संख्या पद्धति में ये 6 चीज़ें आपको पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है संख्याओं का वर्गीकरण, यानी कि जो संख्याएँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कैसे-कैसे उनको डिवाइड किया जाता है, कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना, कि आपके गुणनफल के रूप में होती है संख्याएँ, घात के रूप में होती हैं, उनमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। शून्यों की संख्या, यानी कि आपकी कई संख्याओं का गुणनफल दे रखा होगा और कह देगा इनको गुणा करने पर लास्ट में अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। गुणनखंड से संबंधित कोई एक संख्या दे दी जाएगी और उसके गुणनखंड, इस संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। गुणनखंडों का योग पूछ सकता है, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और इनके योग से संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं। फिर 5वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम यानी कि हम कैसे पता करेंगे कौन सी संख्या किस-किस संख्याओं से कटती है। कैसे हमें पता करेंगे, एक बड़ी-सी संख्या दे रखी होगी, ये हमारी किस संख्या से कटेगी। और उसी में हम पढ़ेंगे भाज्य, भाजक और भागफल और शेष से संबंधित। भाज्य, भाजक, भागफल और शेष से संबंधित क्वेश्चन जो भी आते हैं, जितने प्रकार के पूछे जाते हैं, उतने प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक संख्या की घात आपको दे रखी होगी और उसके बाद क्वेश्चन आपका दे रखा होगा कि यह घात के रूप में दे रखा है और डिवाइड करना है किसी एक संख्या से और आपसे पूछेगा इसमें शेष क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये 6 चीजें आप लोगों को पढ़नी है और इन 6 चीजों में हम संख्या पद्धति के 6 पार्ट बनाएंगे और हर एक वीडियो में एक पार्ट आपका फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण कैसे होता है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं संख्याओं के वर्गीकरण, ठीक है। तो संख्याओं का वर्गीकरण, जो संख्याएं होती हैं वो हमारी कितने भागों में डिवाइड होती हैं उसके बारे में देखते हैं। तो संख्याएं जो होती हैं वो मोस्टली हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, जितनी भी संख्याएं हम पढ़ते हैं वो हमारी सब वास्तविक संख्याएं आती हैं। काल्पनिक संख्याएं, नाम से ही लग रहा है काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी नंबर, ठीक है, जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, वे हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अब कैसे हमें पता करना है कि कौन सी संख्या हमारी काल्पनिक संख्या है और कौन सी काल्पनिक संख्या नहीं है। तो जो भी रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या माइनस में दे रखी है, रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस में दे रखी है तो ये हमारी काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे कि रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4। ये -4 दे रखा है इसलिए ये काल्पनिक संख्या है, लेकिन अगर रूट के अंदर 4 दे रखा है तो वो हमारी वास्तविक संख्या हो जाएगी। अब ये जो रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर -1 दे रखा है, इसको हम आयोटा भी कहते हैं, यानी कि आई से दर्शाते हैं इसको, ये आयोटा कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने जो लिखा था रूट के अंदर -2, ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं √2 आयोटा, इस रूप में भी लिखा जाता है। यानी कि इस -1, रूट के अंदर -1 जो होता है इसको हम आयोटा से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी काल्पनिक। अब आते हैं वास्तविक संख्याओं पे। जितनी भी संख्याएं हम जानते हैं या जिनके भी नाम हम जानते हैं, वे सारी संख्याएं जो होती हैं वास्तविक संख्याओं में आती हैं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, आप लोगों ने संख्या रेखा के बारे में तो सुना ही होगा। संख्या रेखा
यानी कि वास्तविक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो क्या होता है, मध्य में 0 होता है और राइट हैंड पे आपकी प्लस की संख्याएं होती हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, और लेफ्ट हैंड पे जो होती है वो माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। ये इधर प्लस में अनंत तक जाती है और ये वाली जो होती है वो माइनस में अनंत तक हमारी जाती है। तो ये होती है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं में ध्यान रखना है एक चीज और, बाएं से जब तक बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो संख्याएं हमारी बढ़ती जाती हैं। बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो संख्याएं हमारी बढ़ती जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इधर कहीं माइनस का 30 रहा होगा, माइनस का 30 दे दिया जाए और माइनस का 1 दे दिया जाए तो कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो आप लोग, हमने बताया जब बाएं से दाएं जाते हैं तो दाईं ओर की जो भी संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पे अगर हम कह दें माइनस का 30 बड़ा है या माइनस का 1 बड़ा है तो आंसर होगा माइनस का 1 हमारा एक बड़ी संख्या है। ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में बांटा है, जिसमें एक आपका पूर्णांक दे रखा है, एक होता है आपका पूर्णांक और दूसरा होता है दशमलव संख्या। एक होता है पूर्णांक और दूसरा होता है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या क्या होती है, दशमलव नाम से ही लग रहा है दशमलव। ठीक है। अब ये जो दशमलव संख्याएं होती हैं ये भी दो भागों में होती हैं, एक होती है शांत दशमलव और एक होती है अशांत दशमलव। शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत नाम से ही लग रहा है जो शांत हो जाए, यानी कि दशमलव के बाद शांत हो जाए, चाहे एक अंक पे शांत हो जाए या दशमलव के बाद 2 अंक पे शांत हो जाए या दशमलव के बाद 3 अंक पे शांत हो जाए या दशमलव के बाद 4 अंक पे शांत हो जाए। यानी कि जो दशमलव के बाद पूर्णतया कट जाती हैं वे हमारी शांत दशमलव कहलाती हैं। अशांत दशमलव जो होती हैं वे दशमलव के बाद भी चला करती हैं, जैसे कि दशमलव 666 दे दिया जाए, इसी तरीके से दशमलव 333 दे दिया जाए, या आपसे क्या दिया जाए दशमलव 5757 दे दिया जाए, तो ये संख्याएं हमारी अशांत दशमलव कहलाती हैं। अब ये जो अशांत दशमलव संख्याएं हैं ये भी हमारी दो पार्ट में जाती हैं। अशांत दशमलव संख्या जो होती है वो भी हमारी दो पार्ट में जाती हैं, एक होती है आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न होती हैं और दूसरी होती है अनावर्ती अशांत दशमलव। ठीक है। आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है जिसमें आपकी संख्याएं रिपीट होती हैं, दशमलव के बाद, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 0.666, या कह सकते हैं जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है वे संख्याएं हमारी आवर्ती दशमलव कहलाती हैं और जिनके ऊपर बार नहीं लगा होता है वे हमारी अनावर्ती अशांत दशमलव कहलाती है। जैसे मान लेते हैं 6-7 के ऊपर बार लगा होता। ठीक है। अनावर्ती में क्या होता है, जो भी संख्याएं हमारी रिपीट नहीं होती, जैसे हो गया दशमलव के बाद 3, 4, 5, 7, 1, 2, 9, 8, 5, 7 और इसी प्रकार से आगे भी जा रही हूँ, तो ये कहलाती है अनावर्ती अशांत दशमलव भी। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अनावर्ती अशांत होती हैं इन्हीं को हम अपरिमेय संख्याएं भी कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। अभी अपरिमेय संख्याओं के बारे में अलग से भी बताएंगे। तो ये जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, दशमलव वाली संख्याएं शांत दशमलव होती हैं, अशांत दशमलव होती हैं। शांत में ये वाले दशमलव आते हैं, यानी कि दशमलव के बाद जो खत्म हो जाता है, रुक जाता है, वे हमारी शांत दशमलव कहलाती हैं। अशांत दशमलव कौन सी होती हैं, जो दशमलव के बाद रिपीट होती हैं, जैसे 666 हो गया, 5757 हो गया और ये खत्म नहीं हो रही, आगे तक बढ़ रही हैं। ठीक है। जैसे 0.333 हो गया। अब अशांत दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं वे भी दो भागों में जाती हैं, आवर्ती अशांत और अनावर्ती। आवर्ती में जो संख्या रिपीट होती हैं, एक संख्या रिपीट हो रही है, या कह सकते हैं बार वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वे होती हैं आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। ठीक है। जो रिपीट नहीं होती हैं, जैसे कि ये हो गया, दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो ये हो जाती है अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं। और इन्हीं को हम अपरिमेय संख्याएं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के नाम से भी जानते हैं। अपरिमेय संख्याएं आपने पढ़ा हुआ है P/Q के रूप में, जिनको नहीं लिख सकते हैं तो अभी आगे हम बताएंगे।
तो ये तो हमारी दशमलव में हो गया। अगर दशमलव में आती हैं इस रूप में संख्याएं, तो आप कैसे परिमेय और अपरिमेय बता सकते हैं, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक जो होते हैं वो हमारे होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक, एक होता है सम संख्या सम पूर्णांक, और एक होता है विषम पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक यानी कि प्लस वाली संख्या जितनी होती है, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, और इसी प्रकार आगे भी। ऋण पूर्णांक यानी कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और इसी प्रकार आगे भी अनंत तक ये भी जाती है। ठीक है, सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। 2 से विभाजित हो जाएं, यह जिनको हम कह सकते हैं 2m के रूप में लिखी होती है, 2m के रूप में। जैसे हम कह सकते हैं जहां m क्या होता है, कोई भी आप संख्या ले लिए वो हमारी सम संख्या आ जाएगी। 2 से गुणा करने पर जो भी संख्या हमारी आ जाए वो हमारी सम संख्या होती है। जैसे हम ले लें 2, 4, 6, 8, और इसी प्रकार आगे भी। विषम पूर्णांक क्या होते हैं? जो हमारे 2m प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं। m का मान कुछ भी आप रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0 भी रख सकते हैं। तो जो भी आपको प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा? विषम पूर्णांक आएगा, जिसमें हम कह सकते हैं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और इसी प्रकार आगे भी अनंत तक जाएंगे ये सब। ठीक है, ये तो हो गया सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखते हैं, फिर बताते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वे हमारी p बटा q के रूप में आती हैं, वे हमारी क्या होती है? परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वे हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ पे q का मान हमारा क्या होता है? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो भी संख्याएं होंगी वो आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे कि अगर हम आपसे कह दें 1/2, ये क्या है? परिमेय संख्या है। 3/4 क्या है? परिमेय संख्या है। 5/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर हम आपसे कह दें कि √4 एक कैसी संख्या है? रूट के अंदर है 4, ये आपकी कैसी संख्या है? तो ये हमारी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 को हम सॉल्व कर सकते हैं, और जिसका मान क्या होता है? 2 होता है। और 2 के नीचे अगर हम 1 लिख दें तो ये भी हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी कि हम शून्य के नीचे 1 लिखकर इसको हम क्या कर सकते हैं? परिमेय बना सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जहां पे हमारा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि बटे में हमारा 0 नहीं होना चाहिए, अंश में 0 हम ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, 0, 1 हमारी क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि हमने बताया रूट वाली संख्या, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब एक चीज आता है पाई। ये ये जो है पाई का अगर सिंबल बना हुआ है तो ये अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। लेकिन पाई का मान अगर दे रखा है 22/7, तो ये आपका क्या होता है? परिमेय होता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पाई क्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? तो पाई का सिंबल अगर बना हुआ है तो ये एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान दे रखा है तो ये आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं
भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्या क्या होती हैं। सबसे पहले अभाज्य के बारे में देखते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड। वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, और वो दो गुणनखंड क्या होते हैं? एक होता है और वह स्वयं की संख्या होती है, वह संख्या स्वयं होती है। तो जिनके दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जिनके दो से अधिक, जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड हो जाएं, यानी कि वह संख्या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो वो हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। दो से अधिक का मतलब हो गया क्या? एक तो होगा ही, वह स्वयं होगी ही, और इसके अलावा किसी भी और अन्य संख्याओं से कट रही हो सकता है एक और एक्स्ट्रा कट रही हो, तीन गुणनखंड हो, चार हो, पांच हो, कितने भी हो, बस दो से ज्यादा होने चाहिए, तो वो हो जाती है भाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्याएं जो होती है वो क्या होती हैं? दो से शुरुआत होती है, दो है, तीन है, पांच है, सात है, 11 है, 13 है, और इसी प्रकार से आगे भी ये बढ़ती जाती है। भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो हमारी जो शुरुआत होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या वो होती है चार। चार के बाद छः आ गया, छः के बाद आठ हो गया, आठ के बाद 10 हो गया, 12 हो गया, और इसी प्रकार से आगे भी चलती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लिख रहे हैं इन दोनों से संबंधित, तो उनके बारे में ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो। ध्यान रखिएगा, एक, कई लोग एक को बता देते हैं, एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, तो ध्यान रखिएगा, एक को ना भाज्य में लेते हैं और ना ही अभाज्य में लेते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? दो हो गई। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या होगी? दो होगी। तीसरा नंबर ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होगी? आपकी तीन आ जाएगी। ठीक है, चौथा नंबर ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है? चार होती है। पांचवा नंबर ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या होती है? ये भी आपका चार होता है। लेकिन सबसे छोटी, अगर हम विषम भाज्य संख्या पूछ लें, विषम भाज्य संख्या क्या होती है? तो ये होता है 9। ये चीजें ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये छठा नंबर आपके पेपर में आ भी चुका है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं तो उनमें लैंग्वेज पे बहुत ही ध्यान देना होता है कि पूछा क्या गया है। सबसे छोटी विषम भाज्य के बारे में होता है, और ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको अभाज्य का दे रखा होता है, जल्दबाजी में वो गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि भाज्य और अभाज्य के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद पढ़ते हैं सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। सह अभाज्य संख्याएं, तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, सह का मतलब सात, सह का मतलब सात, यानी कि दो ऐसी संख्याएं, दो ऐसी संख्याएं जिनका मासा, जिनका मासा क्या हो? दो ऐसी संख्याएं, संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिनका मासा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, वे हमारी क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे हो गया 3 और 5 का, इनका मासा एक हो गया। 5 और 9 के ले लिए, इनका भी मासा एक हो गया।
9 और 11 के बारे में ले लें, इनका भी मासा 1 हो गया। अगर हम आपसे कहते हैं 9 और 15, क्या इनका मासा 1 है? नहीं है। तो ये हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। इनका जो मासा आएगा वो क्या होगा? 3 आएगा। जो मासा होगा वो कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि 3 से ये भी कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा। तो ये हमारी हो जाती है सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो इतने प्रकार की ये संख्याएं होती हैं। अब इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, उन पे जरा सा हम बात कर लेते हैं। पॉइंट वाइज आप लोगों को लिखा देते हैं, जिसको आप लोग तैयार रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो कि अब आप लोग पॉइंट वाइज लिखने जा रहे हैं। पहला है सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक। तो सबसे बड़ा जो ऋण पूर्णांक होता है वो होता है -1। ठीक है, माइनस वाली संख्या जो जितनी छोटी होती है वही उतनी ही बड़ी होती है। दूसरा, सबसे छोटा ऋण पूर्णांक, और ये सबसे छोटा हम नहीं बता सकते, जिसको हम कह सकते हैं माइनस का इन्फिनाइट। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, सबसे बड़ा धन पूर्णांक। तो सबसे बड़ा जो धन पूर्णांक होता है वो आप नहीं बता सकते, जिसको आप कह सकते हैं प्लस का इन्फिनाइट। इसके बाद याद रखिएगा, सबसे छोटा धन पूर्णांक। सबसे छोटा जो धन पूर्णांक है वो आपका क्या है? 1। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा शून्य के बारे में। शून्य उदासीन होता है। शून्य उदासीन होता है, इसको ना ही प्लस में रखा जाता है और ना ही माइनस में रखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद भाज्य और अभाज्य के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, उसके बारे में देख लेते हैं। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, चलिए देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। 1 से 25 तक कितनी भाज्य होती हैं? 15 भाज्य होती हैं और 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 30 तक 10 भाज्य संख्याएं और 1 मिनट, 1 से 30 तक 19 आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं और 10 आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक 15 आपकी अभाज्य संख्या होती है और 34 आपकी भाज्य संख्याएं। 1 से 75 तक के बारे में देख लिया जाए तो 21 अभाज्य संख्या होती है और 53 आपकी भाज्य संख्या है। 1 से 100 तक में 74 आपकी भाज्य होती हैं और 25 आपकी अभाज्य होती हैं। और इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है ये आपका पूछा जा चुका है। हमने बताया 1 के बारे में, ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य, तो इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज, भाज्य संख्याओं को हम यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, यौगिक। और अभाज्य संख्याओं को हम ऋण संख्याओं के नाम से भी जानते हैं, ऋण संख्याएं। तो ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है अभाज्य संख्याओं के बारे में ही कह दे, ऋण संख्याएं और यौगिक संख्याओं से संबंधित भी आपसे कह सकता है। ठीक है, और एक चीज और, 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और ये है आपकी 101। 3 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो है 101। ठीक है, तो ये था आपका पूरा संख्याओं का वर्गीकरण। कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, किसका रिलेशन किससे होता है, ये सारी चीजें थी। तो आप लोगों ने पढ़ा सारा कुछ, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आया होगा। जो चीज समझ नहीं आई होगी उसको वीडियो से आप दोबारा पढ़ के समझिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अगला टॉप पार्ट लेके आएंगे, और जिसमें आपको इकाई का अंक बताया जाएगा। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर करें
और जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। धन्यवाद।